नाज़रीन आदाब। रूबी डीजी केबल की खास पेशकश गोशे गयूर में मैं आपका मेज़बान इनामुर रहमान गयूर एक बार फिर से हाजिर खिदमत हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमारा मकसद गोशे गयूर का मकसद ये होता है कि अवाम में ऐसी बातों की तरफ रोशनी अवाम को दी जाए जिनसे वो आम तौर पर वाकिफ नहीं हो पाते या उनके वसाइल नहीं होते वहाँ तक पहुँचने के। चुनांचे इसी मकसद से हम हर तरह के दानिश्वर हजरात ऐसे लोगों को जो है लेके आते हैं अपनी महफिलों में, ताकि उनके ख्यालात से हमको आगाही हो और हमें वाकिफियत मिले ऐसी चीज़ों के ताल्लुक से जिससे उमूमी तौर पर हम वाकिफ नहीं होते। आज हमारी महफिल में एक ऐसी हस्ती हैं जो पिछले 22-23 साल से तो ज़ाती तौर पर मैं जिनको जानता हूँ और ये समझता हूँ कि अगर खुलूस नीयत के साथ बिला किसी गरज के अगर समाज की माशरे की खिदमत करने का काम कोई कर सकते हैं तो ऐसे लोगों में मैं इन साहब को गिनता हूं जो आज हमारी महफिल में गोशे गयूर की इस नशिस्त में हमारे साथ हैं। मेरी मुराद है जनाब विट्ठल राजन साहब से। विट्ठल राजन साहब डॉक्टर विट्ठल राजन हैं, PhD किया उन्होंने लंदन से और यहाँ के NGO मूवमेंट से जुड़े हुए हैं एक ज़माना दराज से। ये 1990 के फसादात का ज़माना था जब शहर हैदराबाद में पूरा शहर हैदराबाद कर्फ्यू में लिपटा हुआ था। उस वक्त कर्फ्यू था, सिकंदराबाद में कभी नहीं लगता था एरिया कर्फ्यू, वहाँ पर भी लगा हुआ था। तो उन दिनों में जब मैं इन साहब के साथ जुड़ा, इनकी काविशों के साथ इनकी मदद करने के लिए, तो जब से मैं उनको वाकिफ़ हूँ और मैंने देखा कि उन दिनों में इन लोगों ने फसादात के दौरान रिलीफ का जो काम किया था वैसा काम मैंने किसी और को कभी करते हुए नहीं देखा। दर्जनों ट्रक चावलों के, दूध के, ब्रेड्स की, ऐसी चीज़ों के मुझसे पूछकर सिर्फ मेरे अकेले एक वाहिद आदमी की बात पे तकिया करके इन लोगों ने कई ऐसे लोकेलिटीज़ में जो है वहाँ पर जो है ये एड बांटी जहाँ पर वो एड का पहुँचना बहुत ज़रूरी था। चुनाचे आज विट्ठल राजन साहब से हम यहाँ पर इस महफिल में गुफ्तगू करेंगे ऐसे वाक़यात पर, ऐसे मामलात के ऊपर जिनका समझना शहरियान हैदराबाद के लिए ही नहीं, सिटीजनरी ऑफ हैदराबाद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं विट्ठल राजन साहब को खुशामदीद कहता हूँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बेहद शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। विट्ठल राजन साहब, खैर मकदम है आपका। कुछ अपने ताल्लुक़ से फरमाइए कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं। रहमान साहब, पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा हिंदुस्तानी तो काफ़ी कमज़ोर है, टूटी फूटी है। बहुत साल से अंग्रेज़ी में काम करता था, सोचता था, लिखता था, तो टच चला गया अपने भोली से। बेहतरीन टच है सर। तो आप माफ़ करिए, आपका व्यूअर्स भी माफ़ करना चाहिए। कुछ गलती से कुछ निकल गया तो माफ़ कर दीजिए। ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप जी। तो सर अपना तारुफ कराइए सर कि आप कैसे हैदराबाद से जुड़े हुए हैं और कब से जुड़े हुए हैं और ये मूवमेंट क्या है। ये तो अपने इमरजेंसी के टाइम को वापस जाना पड़ेगा जी। मैं 75 में, हाँ 75 to 76 मैं इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था जी। वो फाउंडर फैकल्टी मेंबर था स्कूल ऑफ पीस स्टडीज़ एंड मतलब स्कूल ऑफ पीस स्टडीज़ मतलब वी वर देख रहे थे कि ये वायलेंस कैसा होता है और अनहैप्पीनेस कैसा, शुरुआत क्या है, ऑल एंगल से, एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये वो फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड जो उसमें काम करता था। एंड सडनली ये हुआ कि अपने देश में, इंडिया में पार्लियामेंट प्रोरोग हो गया है और सिविल लिबर्टी सस्पेंड हो गए और मैं कांटेक्ट में था बहुत से स्टूडेंट्स के साथ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स के साथ भी कांटेक्ट में था और जो मैंने पढ़ा कि क्या हो रहा है देश में, मुझे दिल में ये लगा कि भाई अब इंग्लैंड में हम सही सलामत नहीं बैठ सकते जब देश में ये हो रहा है। अब देश को वापस जाके क्या गुजरेगा मुझे कुछ मालूम नहीं था, मगर ये सोचा कि चले जाएंगे, जाके देखेंगे क्या होता है, मगर कहाँ आऊँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब ICS में थे मध्य प्रदेश में, सेंट्रल प्रोविंसेस उस ज़माने में वो गुज़र गए थे, जब सर्विस में गुज़र गए थे बहुत साल के पहले। वहाँ गया तो मुझे ये लगा कि वो बस वो एडमिनिस्ट्रेटिव वो नेटवर्क में मैं फंस जाऊँगा जो सरकार के साथ मिले हुए हैं और जो चला रही है इमरजेंसी, वहाँ नहीं जाना चाह रहा था।
अब मैं तमिलियन हूँ, तमिलियन ब्राह्मण हूँ। अब मैं मद्रास में गया तो वो कास्ट नेटवर्क है, तो वो भी वो अपने मतलब रूलिंग क्लास के साथ मिले हुए हैं, हमारे सब रिलेटिव्स वगैरह। तो वापस जाके क्या फ़ायदा, वापस जाके खाली मैं इंडिया को वापस आके खाली ये ऑपरेशन के साथ मिला रहूँगा, तो मुझे वो नहीं चाह रहा था मैं। तो मुझे बिल्कुल दिमाग में उलझन हो रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो बाय चांस मैं हैदराबाद आया और एक टी पार्टी में अपने एनपी सेन साहब जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज में प्रिंसिपल थे, उनसे बाय चांस मिला मैं। और 10 मिनट्स एनपी सेन साहब बहुत बड़े आदमी थे, बड़े दिल वाले थे और बेस्ट मैनेजर जो मैं कहना चाहता हूँ। वो 10 मिनट में बोले, विठल मैं तुमको समझ लिया, वापस जाओ इंग्लैंड को, रिज़ाइन करो पोस्ट को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज को आओ, यहाँ तुम्हारे लिए मैं एक जगह दूंगा, फिर 6 महीने में 1 साल में तुम जो कुछ करना चाहते हो तुम सोच समझ के करो। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो गया, रिज़ाइन किया, वाइस चांसलर साहब को समझाया कि देश में यह हो रहा है, मैं वापस जाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ आया और यहाँ हैदराबाद में बहुत से अच्छे लोग से मिला मैं। बाय दैट टाइम जब हम सर्कल बनाए, जब तक तो इमरजेंसी ख़त्म हो गया था। अचानक अपने इंदिरा गांधी ने सोच समझ के सोचे कि ये इमरजेंसी नहीं चलाना चाहिए, इलेक्शन रखे, हार गए और एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था, समझ लिए कि ये नई चीज़ कुछ निकली कि रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी, कि न्यू लाइफ। तो इसमें बहुत से लोग फ्रॉम सिविल सोसाइटी बोले कि हम अब नया जान मिला है, डेमोक्रेसी का जान मिला है, कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए समाज के लिए। तो एक हमारे वी.आर. रेड्डी साहब थे, who was a consultant to the United Nations, यहाँ थे, बहुत मतलब लैंडेड खानदानी, सब लोग जानते, वो भी गुजर गए बेचारे। तो हमारे बहुत से अदर फ्रेंड्स भी थे, अपने गोपाल साहब, के.एस. गोपाल, जो अभी टिस में डायरेक्टर हैं, टिस के डायरेक्टर हैं, अभी पी.वी. सतीश साहब जो अभी डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के कंटिन्यूइंग डायरेक्टर हैं, मतलब जब से फाउंडिंग डायरेक्टर। गोपाल साहब मुझे याद है सर, वो 90 के राइट्स में बड़ा काम किया था उन लोगों ने, बड़े कमिटमेंट के लोग। बिल्कुल। तो उनके सबसे मिलके हम डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी स्टार्ट किए एंड वी फॉलोड कि महात्मा गांधी का प्रिंसिपल, मतलब आप जो सबसे गरीब आदमी को आप कुछ कर सकते तो पॉसिबली आप कुछ ठीक काम कर रहे हैं। तो हम लोग ने सोचे कि ट्रिपल ऑपरेशन, मतलब कास्ट, क्लास एंड जेंडर। हाँ, तो दलित, एग्रीकल्चर, लेबरिंग विमेन के कुछ करेंगे उनके लिए। तो जहीराबाद में शुरू किए डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, आजकल भी चल रहा है, बहुत बड़ा नाम है। सतीश साहब ने, मेरे टाइम में तो बहुत शुरुआत थी, अब सतीश साहब बहुत उसका नाम बना विलेज को अडॉप्ट किया था आप लोगों ने, पास्तापुर। हाँ, नहीं एक खाली विलेज नहीं, बहुत सब 60 विलेजेस में चल रहा है। तो उसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स। मैं ये भी कहूँगा साहब कि उस ज़माने में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में कोई जानता नहीं था। बहुत सही है। हाँ, हम लोग वी वर इन द फर्स्ट रैंक NGOs में कि एक संगम बनाएंगे। अब संगम का नाम यह है, देखिए संगम तो एक क्लब भी आप कह सकते हैं, क्लब भी एक संगम है। एनी एसोसिएशन इज अ संगम, एनी एसोसिएशन इज अ संगम, बट इट हैज़ अ स्पिरिचुअल मीनिंग ऑल्सो। तो बुद्धिस्ट लोग ने संगम का कहते, जो बुद्धिस्ट प्रेयर्स में कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। दैट इज बुद्धा मतलब खुदा का नाम, और धर्म मतलब कॉस्मिक लॉ, फिर संघा। अब संघा का यही मतलब है जो उम्मा का मतलब है। हाँ, और वही मतलब है जो क्रिश्चियनिटी में जो चर्च कहला जाता है। चर्च बिल्डिंग नहीं होता। हाँ, जो जीसस ने कहे कि जब भी आप 3-4 लोग मेरे नाम लेके आप मिल गए तो समझ लो मैं भी वहाँ हूँ।
सो ये संगम का एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट भी है। तो हम लोग वैसा सब विमेन को लाके उन लोग बहुत कुछ काम किए, बहुत कुछ। अब मैं बहुत साल के बाद में एक लेडी से पूछा, दलित लेडी से, जो कुछ अच्छा हुआ है सब सोच तो आपसे निकली। आपने बोले पहले ये दलित विमेन यहाँ बैठ के इलिटरेट हैं, पुअर हैं, सब कुछ, अब क्या करना चाहिए? आपने अच्छा आइडिया निकाले, फिर हम लोग हेल्प करके कुछ करके वो बड़ा हुआ। तो हम लोग आने के पहले आप क्यों नहीं करे? तो वो लेडी ने मुझे बोली, वो अभी भी भूला नहीं मैं, कि बोली कि हम 10 लोग मिल जाते हैं, खुदा वहाँ हमारे साथ है। हाँ, तो ये हमने क्या किए, हमने उनको एक फोरम बनाने के लिए उनको एक जगह दी है कि आप सिक्योर है यहाँ, आप बैठ के यहाँ सोच के कुछ करो, हम सपोर्ट करेंगे। हाँ, उसमें से ये जैसा बिल्कुल वो अपने जड़ से निकल के बहुत बड़ा पेड़ सरिका बना, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, आप भी बड़ा नाम है। तो उस ज़माने में हम पहले सोच रहे थे कि स्टार्ट करेंगे या माइक्रो फाइनेंसिंग, उसका चला 15 साल चला, बहुत अच्छा चला। तो जो दलित लेडीज जो सामने आके बैठ भी नहीं सकते थे, दरवाज़ा के पीछे खड़े होकर बात करते थे। अब ऐसा नहीं हुआ कि उनका दफ्तर खुला, वो बैठे कुर्सी में बैठे और लैंडलॉर्ड्स आके पूछ रहे थे, पटेला मेरा कुछ करो। हाँ, बिजनेस चालू किए उन्होंने। तो ये मतलब एक तरह का एम्पावरमेंट दिया आप। बिल्कुल। जो मैं ये कहूँगा कि डजंट मैटर आप कितने भी पुअर कम्युनिटी हो, कितने भी इलिटरेट ये वो, उनमें जो दिमाग का है, दिमाग का ताकत है और समाज का ताकत है, वो तो अपने देश को बहुत ऊपर ले जा सकता है। अफसोस की बात यह है कि सरकार पहचानता नहीं है कि इनके ताकत को, खाली समझते हैं कि जो ऊपर में बैठते सोच खाली उनका होना चाहिए और वो हुक्म देंगे और बाकी लोग बिल्कुल चल के मशीन से का काम करेंगे। ये पहचान, गरीब लोगों का ताकत जो है वो पहचान आना चाहिए सरकार में। उस ताकत को रिकॉग्निशन की जरूरत है और बिल्कुल सरकार जिस दिन ये बात समझ जाएगी, हाँ, जो है उस दिन बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। हाँ, मैं यही सीखा, मैं कुछ किया नहीं। आप मत ये अब आपके काम ले रहे हैं नहीं, आप व्यूअर्स को भी मैं सचमुच में कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मैं कुछ किया नहीं। मैं दरवाजे में खड़ा होकर देख रहा था कि ये क्या ताकत निकला है यहाँ से, ये गरीब लोगों के बीच में से कितनी बड़ी सोच निकली, क्या ताकत निकली, क्या उनका मैनेजमेंट एबिलिटीज निकला। हाँ, ये सब आपके बक्से के अंदर बंद जो है वो आप खोल दिए तो सबका डेवलपमेंट हो जाएगा, अब किसी का नुकसान नहीं होगा। हाँ, हाँ। बड़ी खुशी की बात है विठल राजन साहब, माशाल्लाह। यानी हमारे पास जो है अच्छे कॉज के लिए मूव करने को हिजरत कहते हैं। आप मुल्क छोड़कर चले गए थे, लेकिन आपने मुल्क को वापस हिजरत की। आप कनाडा से, इंग्लैंड से वापस आए ये सोच करके मुल्क का कुछ भला करूं मैं, क्योंकि मुल्क के हालात को ज़रूरत है मेरे जैसे लोगों की। ये एक इंतहाई गज़ब के ईसार और कुर्बानी वाली बात है। आप एक बड़ी अच्छी कंपनी में बड़ी अच्छी मुलज़मत पर कायम थे जिस वक्त आप यहाँ आए, और आपने ऐसा कुछ काम की शुरुआत की जिसके माशाल्लाह बहुत अच्छे नतायज लोगों की नज़रों के सामने अब आ रहे हैं। मैं इसीलिए तहे दिल से जब से आपसे मिला हूँ बड़ी कदर करता हूँ आपके काम की, क्योंकि मुझे इसमें एक तरह का सूफियानापन दिखता है, एक तरह का औलियाईपन दिखता है कि आदमी अपने ज़ात को फतेहपुर डालकर कौम और मिलत के लिए, मुल्क और समाज के लिए, माशरे और सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करे जिसमें उसका अपना कुछ मफाद ना हो, उसके अपने डायरेक्ट किसी तरह का कोई ताल्लुक़ ना हो उन लोगों से, सिवाय इसके कि वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। आपने ये काम किया है और कर रहे हैं, इसके लिए वाकई आप मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। मैं आपसे अपने सवालात को आगे बढ़ाते हुए विठल राजन साहब ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज का इंफॉर्मेशन का दौर है। इस इंफॉर्मेशन के दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जैसे कि अरब स्प्रिंग हुआ, या जैसे कि जो है बॉम्बे क्या कहते हैं अपने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने जो है प्रोटेस्ट हुए। हर तरह की दुनिया तमाम में कई तरह के मूवमेंट्स इस वक्त जो है गश्त कर रहे हैं, और ये इंफॉर्मेशन की पावर की बुनियाद पर ही हो रहे हैं कि जो है इंफॉर्मेशन फ़ौरन पहुँच जा रही है।
साथ ही साथ ये बात भी है कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर हुकूमत सरकार खुद फेल हो जाती है, अपलिफ्ट ऑफ द सोसाइटी, अपलिफ्ट ऑफ द बैकवर्ड, ऑफ द डाउन ट्राउडन और द ऑप्रेस, जो बिल्कुल बिछड़े हुए हैं, जो बिल्कुल सताए हुए हैं, वैसे लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए जहाँ सरकार फेल हो जाती है, वहाँ पर आप जैसे लोग अपनी NGOs यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर आते हैं और बहुत कुछ काम ऐसा करते हैं कि जिससे लोगों का फ़ायदा भी होता है। और बहुत कुछ करने की ज़रूरत भी है ज़रूर, लेकिन साथ ही साथ अक्सर ये भी होता है कि आप लोग ये काम करने में, गरीब लोगों के काम करने के सिलसिले में हुकूमत से बाज़ वक़्त आपका टकराव हो जाता है, या तो हुकूमत आपको फॉरेन एजेंट बोल देती है, या हुकूमत आपको पॉलिटिकल राइवल्स का एजेंट बोल देती है, या ऐसा होता है। तो ऐसी कुछ मुश्किलात से दो चार हुए आप? ज़रूर हुए, मगर पहले ये कहना चाहूँगा साहब कि मैंने कुछ कुर्बानी नहीं दी, बिल्कुल नहीं। जी, हाँ, जी। सच ये बात तो ये है कि जब मैं पहला वापस लौटा तो सोचा कि 2-3 साल रहूँगा, फिर वापस कनाडा चले जाऊँगा। मगर इस जो काम में लगा मैं, इस इतना खुशी मिली मुझे, और इसमें पहले एकेडमिक था, बहुत से किताब पढ़ा था, 1000 किताब पढ़ लिया शायद, मगर जो मुझे तजुर्बा मिला, जो नॉलेज मिली, वो अपने सोसाइटी से काम करने से, वो कहाँ भी किसी किताब में नहीं मिली। हाँ, और खुशी भी, मतलब बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। हाँ, तो ये नहीं सोचिए कि कुछ कुर्बानी दिया मैंने, कुर्बानी कुछ नहीं दिया, तो मुझे तो बहुत, मैं खुश रहा हूँ, ये काम में खुश रहा हूँ। हाँ, एंड बहुत लोग हमको आप तरीके दोस्त मिले, और इससे बड़ी बात कुछ नहीं है कि आदमी को तो नहीं, आप मतलब समझ लो कि आप ये बात सुनकर इंद्रजीत सिंह तुलसी का एक शेर याद आता है मुझे। वो कहते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बिल्कुल, ये तुलसी का शेर ये नहीं है। हाँ, ये किसी और का शेर है, अच्छा, फाजली का, मगर हाँ, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो आपने यूं ही सोचा कि भाई फौरन जाके वो जगहों पर पहुंचो जहाँ पर जो है आवाम, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनके आंसू पोंछने की, उनके पसीने को जो है उनकी की उजरत उनको दिलानी। आप ये नहीं समझ गया मैं, पहले ये समझाना चाह रहा था कि कुर्बानी कुछ नहीं दी, गुड लाइफ है, और बहुत से आप तरीके दोस्त मिले मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। अब देखिए, ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, ये बिल्कुल अनचेंज्ड कॉलोनियल डेज से आ रहा है। हाँ, जो अपने हबीबुल्लाह साहब भी कह रहे थे, हाँ, जो वो मीटिंग में जो कह रहे थे, अनचेंज्ड आ रहा है। अब एक छोटी सी बात कहूँगा, उसमें से आप कहते हैं ना, आपको चावल पक गया कि नहीं, पूरा खाने की जरूरत नहीं, एक आप देख लिए तो उसमें सब मालूम हो जाता है, एक दाने से मालूम हो जाता है। हाँ, मालूम हो जाता। देखिए, नाम कलेक्टर नहीं निकाला गया है, क्यों? कलेक्टर का मतलब क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी में जाके आम जनता को मार पीट करके उनमें से वो छीनना। राजा साहब, आपके वालिद साहब खुद बहुत बड़े कलेक्टर थे ब्रिटिश। हाँ, मगर ये भी कहूँगा वो खुश नहीं थे। जी हाँ, नहीं थे। हाँ, बिल्कुल नहीं थे। हाँ, वो गरीब घर में पैदा हुए थे। अब उनके बहुत से ब्रदर्स सिस्टर्स वगैरह थे, वो उनका पालन करना और उनका पढ़ाई के लिए सर्विस सेंटर किए। अब जैसा एंटर किए, पहले जरा इनोसेंट थे, फिर जैसा ब्रिटिश सरकार ने चलाया, वो ब्रिटिश सरकार को उनके ऊपर बहुत नफरत थी, क्योंकि वो नेशनलिस्ट कहला जाते थे, और उनके साथ वो कभी मिले नहीं, वो क्लब को जाके पीते नहीं थे, स्मोक नहीं करते थे, वो अलग थे, तो उनको दबा के रखे थे। अब फिर इंडिपेंडेंस के बाद उनको एकदम प्रमोशन मिली, और फिर मेरे वालिद साहब को जो करप्शन निकला, जो हमारे पहले तो बाकी जगह में लेट निकला, मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंसेस में तो पहला निकला। अच्छा जी। हाँ, तो वो मेरे वालिद साहब ने चीफ मिनिस्टर से कह दिए मैं ये काम नहीं कर सकता, तो फिर उनको दबा के रखे। जो 62 तक जब हमारे वो पुराने जो मध्य प्रदेश को जो चीफ मिनिस्टर साहब जो खुद का जमींदार सोचते थे, ज़मीन सोचते थे, वो गुजर गए, फिर से वापस वालिद साहब को प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाए।
जब तक तो हेल्थ में ज़रा कमज़ोर हो गए थे, वो गुजर गए। तो ये कलेक्टर का नाम जो है, ये तो ऐसा फियर दिलवाने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेज से ये आके उसका इतना हुक्म चला सकता था और रेवेन्यू कलेक्ट करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अभी भी वो नहीं कर रहा है वो काम। मगर नाम क्यों नहीं चेंज किए? नाम इसलिए नहीं चेंज किए क्योंकि जो आम जनता कलेक्टर नाम सुन के डरेंगे। ये मतलब ये हमारा कॉलोनियल हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, पावर से काम चलवाता है। जनता का उनके क्या प्रॉब्लम्स है वो सुन के उनके सर्विस में नहीं है। जो पब्लिक सर्वेंट्स जो कहला जाते हैं वो किसी आप वैल्यूएशन से ये नहीं कह सकते कि ये किसी के सर्वेंट्स हैं, रूलर्स हैं। हमारा स्ट्रक्चर ये रूलिंग स्ट्रक्चर है। तो ये जो हमारे आप कौन से घर में भी निकल सकते हैं, मतलब रूरल बच्चे हो सकते हैं या दलित बच्चा हो सकता है, क्या ट्राइबल बच्चा हो सकता है। जब आईएएस में ज्वाइन हो जाता उसको सिखाते हैं कि भाई तुम डंडे से काम करवाओ। मुसौरी में जो सिखाते हैं लेसन्स भी है और कैसा हुकूमत चलाना, कैसा बिल्कुल मुगल देश के टाइम से आप अब राजा, छोटे राजा बन गए। हाँ, ये वो वैसा नहीं चला सकता तो वो काम से निकाल देते। मतलब वो छोटे मोटे कुछ करके उसको फायदा नहीं है करके, जो डरा के जो चला सकता है उसी को डीजीपी बनता, चीफ सेक्रेटरी बनता, वैसा। हाँ, तो ये सिचुएशन है। तो जब मैं वापस आया और ये गरीब लोगों के साथ जो कलेक्टरेट पहुंचे यहाँ भी, जब पहला देखा मैंने, अरे ऐसा चलता है करके, बहुत से मतलब एरोगेंट से चलाए और एरोगेंट बिहेवियर था। आजकल ज़रा कम हो गया है। आजकल मतलब 30-40 इयर्स में ज़रूर चेंज आया है। आजकल के जो यंग आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो पुराने आईएएस ऑफिसर्स का उनका एटीट्यूड अलग है, उनका तरीका अलग है। मिनिस्टर्स भी बदल गए ज़रा मतलब, मगर ये स्ट्रक्चर नहीं बदला। तो ये स्ट्रक्चर बदलना, डेमोक्रेटिक बनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर है। पुलिस का स्ट्रक्चर तो बहुत ही कॉलोनियल है और आईएएस का स्ट्रक्चर भी कॉलोनियल है। ये आपको मुसौरी से शुरू होके, मतलब मैं कहूँगा कि नाम भी बदल दो, आईएएस आईपीएस का वो निकाल के एक नया कुछ सर्विस निकालो, जो जिनका ट्रेनिंग अलग रहेगा, जो सर्विस ओरिएंटेड रहेंगे और सोचेंगे कि भाई ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी है और हम लोग पब्लिक, असलियत में पब्लिक सर्वेंट्स हैं। हाँ, और आम जनता का दुख सुख सुन के उनके भला के लिए कुछ करेंगे, हम रूलर्स नहीं हैं। हाँ, ये चेंज आना चाहिए। अब शायद आएगा, क्योंकि बहुत से चेंजेस आ रहे, शायद आएगा। विठलराजन साहब, आप हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड जैसे रहे हैं पिछले 20-25 साल से। आपसे कई बातों में रहनुमाई पाई हमने, कई बातों की तरफ आपसे हमारे जहन की गिरहें खोलने के लिए आपसे सवालात किए हमने। एक चीज़ जो मुझे चुभती रहती है कि आज बड़ा माहौल बना हुआ है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, और बड़ा काम भी करती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड में जहाँ पर कुछ और काम नहीं हो रहा था, वहाँ पर एनजीओज आगे आए और उन्होंने काम किया और उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें नज़र आते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो कॉन्स्पिरेसी थीरीज वाला जो एक आइडिया फ्लोट करता रहता है चारों तरफ, तो उसमें ये भी सुनने को मिलता है कि एनजीओज भी एक तरह का प्लांट है सोसाइटी में, एक तरह का हमारे बीच उनको जो है लाकर खड़ा किया गया है ताकि किसी न किसी तरह से अवाम काबू में रखे जाएं। तो एनजीओज के ताल्लुक से आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है कि क्या कैसा होना चाहिए उनको? और एनजीओज की फंडिंग जो होती है वो बाज़ वक्त जो है फॉरेन कंट्रीज़ की, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग होती है, तो वो लोग क्यों करते हैं हमारी फंडिंग और उससे उनका क्या भला जो है होता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछे, क्योंकि मैं कह रहा था कि पहले मैं जब आयरलैंड, शायद इंटरव्यू में नहीं, उसके पहले आपसे जब बातचीत हुई, मैं चर्च के लिए जो काम किया था मीडिएटर बन के,
जी हाँ, बेलफास्ट में ये आयरलैंड झगड़े में प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स के बीच में जो हुआ था। हाँ, जब मुझे वो प्रोटेस्टेंट वो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस में काफ़ी मीटिंग्स में जाना पड़ा, वहाँ जब बहुत बड़ा एक चर्चा निकला ये है कि जो यूरोपियन चर्चेस में काफ़ी पैसा है और मगर आप चर्च को गए, संडे को चर्च को गए, खाली एल्डरली पीपल, मेरे शरीर के एल्डरली पीपल बैठे रहते 3-4 लोग और चर्चेस सब एम्प्टी हैं। तो क्या करना चाहिए? वहाँ के बड़े बिशप्स, आर्ची बिशप कहते हैं कि अब चर्च को हम रिवाइव करना चाहिए। उसमें से ये मसला निकला कि जीसस जो है, हमारे प्रॉफिट जो हैं, वो कहाँ रहते हैं? अच्छा, गरीब के साथ रहते हैं। हाँ, आप गरीब को आप निगलेक्ट करेंगे तो आप जीसस को नेगलेक्ट कर दिए, आपका चर्चेस एम्प्टी पड़ेगा। तो उसमें से ये आइडिया निकला कि गरीब वर्ल्ड में गरीब लोग कहाँ हैं? थर्ड वर्ल्ड में हैं। तो हमारा फर्ज बनता है, चर्च का फर्ज बनता है कि वहाँ पैसा दे। पहले जो शुरुआत में चर्चेस को कैसे भी देते थे, और जो चर्चेस, जो इंडियन चर्चेस जो है, चर्च ऑफ साउथ इंडिया वगैरह, बैप्टिस्ट चर्च, उनके जो डेवलपमेंट काम है उसके लिए पैसा दो। फिर उन्होंने बोले नहीं, जो कोई डेवलपमेंट काम कर रहा है उसको पैसा दो। तो शुरुआत में वैसे ही आया। बट ये भी सच है कि जो बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं, तो अमेरिका, रिच कंट्रीज, अब इंडिया में क्या हो रहा है, हम उसके अंदर कुछ मालूमात होना चाहिए कि पब्लिक का फीलिंग क्या है। मैंने कहा कि इमरजेंसी के बाद, उसके पहले तो बहुत कम था ये सब। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये इमरजेंसी का बाद एनजीओ शुरू हुए। एनजीओ तो महात्मा गांधी के टाइम से चल रहा है। उन्होंने कह रहे थे कि ये आप फ्रीडम स्ट्रगल के साथ कंस्ट्रक्टिव वर्क भी रहना चाहिए। मतलब उनका बहुत था कि सैनिटेशन बनाना, स्लिट ट्रेंचेस बनाना, ओपन डेफिकेशन नहीं रहना, ये सब। तो वो जमाने से सेवा दल जो है, सेवा, हाँ, चल रहे, हाँ बिल्कुल, उस जमाने से चल रहा था। अब इंडिपेंडेंस के बाद भी चल रहा था। वो कहे थे कि अब बड़े जो प्लान्स हैं सरकार बनाएगा, हम लोग इंटरमीडिएट रहेंगे आम जनता को समझाने के लिए कि सरकार के प्लान्स क्या है। अब ये इमरजेंसी के बाद ये निकली कि भाई सरकार तो हमारा कोई सिलसिले में, कोई जगह में पब्लिक को नहीं सुन रहा है और एनिमी भी बन गया वो इमरजेंसी के टाइम में। तो हम वॉइस ऑफ द पीपल निकालेंगे बाहर। वो फीलिंग था सिविल सोसाइटी में। तो उस ज़माने में 60s में, आप तो उम्र से बहुत कम है तो शायद याद नहीं रहेगा, 60s में सब जगह ये चला। पेरिस ऑफ 68, स्पिरिट ऑफ 68 बोलते थे। स्टूडेंट्स रिवोल्ट होता था। अमेरिका में स्टूडेंट्स रिवोल्ट हुआ, चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, और यहाँ वो फूड शॉर्टेज था बहुत। 10 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन, राइस, हम व्हीट और राइस अमेरिका से PL 480 में आता था। तो जब भी ये नक्सलाइट मूवमेंट में निकला अपोजिशन में, तो एक बात ये थी कि ये चर्चेस एंटी नक्सलाइट्स के लिए, भाई नक्सलाइट्स को छोड़ो, हम भी कुछ सिविल सोसाइटी से कुछ कर सकते, उसलिए भी पैसा दिए। मगर ये भी वो चाहते थे कि अब मालूम नहीं था कि इंडिया में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उनके कुछ आइडियाज़ थे, फॉरेन आइडियाज़ थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो फॉरेन फंडिंग में कंप्लीटली डिपेंड करना हमारा कमज़ोरी है, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ हैं, फर्स्ट प्रायोरिटीज़ हम हमारे जनता को सुन के हम सामने लाना चाहिए। हाँ, नॉट कि जर्मन्स क्या कह रहे हैं फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, अमेरिकन्स क्या कह रहे हैं। अब बहुत से एनजीओ फंडिंग में फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है जो डोनर कहता है। यह बहुत कमज़ोरी बात है। और ये भी सच है कि अभी अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका और इंडिया का फ्रेंडशिप तो अभी भी नई बात है। उसके पहले तो अमेरिका हमारे खिलाफ था, इंडियन सरकार के खिलाफ था।
तो बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज ये भी चाहते थे कि हम किसी को एनजीओ लीडर बनाएं और इंटरनेशनल फोरा में, जो यूनाइटेड नेशंस में, जो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी या मिनिस्टर, इंडियन मिनिस्टर आके कुछ कहे तो उसके खिलाफ हम एक इंडियन नौजवान खड़ा करेंगे, वो कहेगा कि ये जो भारत सरकार कह रहा है वो सब गलत है, हम ग्रास रूट के आदमी हैं, हम कह रहे हैं कि ये सच है, तो जरा भारत सरकार को जरा स्नब करने के लिए, जरा पुट डाउन करने के लिए, हाँ, तो वो भी सच है, हाँ। तो अब ये मौके में हम पहुंचे हैं कि सरकार, इंडियन गवर्नमेंट्स का फुल एग्रीमेंट में है कि इट्स अ टॉप डाउन सिस्टम। अब जो आम जनता है उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं, मगर सुनने के लिए वो आम जनता क्या चाह रही है उसके लिए और एक बॉडीज चाहिए। तो अब इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर लिए कि एनजीओ का इम्पोर्टेंस, कि ये सिविल सोसाइटी का इम्पोर्टेंस, क्योंकि सिविल सोसाइटी ने सचमुच क्या ग्रास रूट में क्या चल रहा है। तो अब ये मौके में मैं कहूँगा कि आप फॉरेन फंड्स के ऊपर मत डिपेंड करिए, ऑल द फंड्स सरकार, इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि हम डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं। और ये भी है कि ये पुराना जो सिस्टम चला आ रहा है, हमारा कल्चर वल्चर, इसमें से क्या हो रहा है कि हमारे एनजीओ लीडर्स जो हैं वो भी वही पुराने ज़माने फ्यूडल जो आईएएस ऑफिसर जो चलाते हैं, एक एक तो हम खुद का राज बनाना चाहते, ये हमारा एनजीओ है, ये वो भूल गए कि हम सेवा के लिए सेवा करने आए हैं, हाँ। तो मैं कहूँगा, अर्ज करूँगा कि सब लोग, सब एनजीओस और सरकार मिलके, ये कॉमन प्रोग्राम है और इसमें पहला जो कहना चाहिए वो गरीब लोगों का समाज, दैट इज पुअर पीपल का लीडरशिप रहना, और एनजीओ लीडर्स और गवर्नमेंट बैक सीट लेना चाहिए, यही कहूँगा। राजन साहब, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है आपसे, बेइंतहा मालूमात में इजाफा हो रहा है, हमारी आपसे बड़ी रहनुमाई मिल रही है हमको। अब वक्त आ गया है रूबी डिजी केबल की खास पेशकश गोशा गयूर में एक छोटे से ब्रेक का, और एक ब्रेक लेकर हम फिर आपसे सवालत का सिलसिला जारी रखेंगे विठल राजन साहब। और नाजरीन, आपसे भी गुजारिश है कि कहीं जाइएगा नहीं, विठल राजन साहब से अभी बहुत सी बातें हमको करनी है, बहुत सी मालूमात हमको हासिल करनी है। हम अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।